आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर और वरंगल खम्मम नलगुंडा के इंतखाबात की पोलिंग आज शाम 4 बजे पुरअमन तौर पर अख्तिताम को पहुंची। पोलिंग के अख्तिताम तक दोनों हलकों में 60% से ज़्यादा पोलिंग हुई, जबकि 4 बजे तक कतार में खड़े रहने वालों को वोट के हक से इस्तेफादे का मौका फराहम किया गया, जिससे पोलिंग के तनासुब में इजाफा हुआ। ग्रेजुएट हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर में 63.87% और ग्रेजुएट हल्के वरंगल खम्मम नलगुंडा में 74% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। आज सुबह 8 बजे से पोलिंग के अमल का आगाज हुआ। दोनों हलकों में सुबह से ही पोलिंग मराकज पर राय दहिंदों की कतारें देखी गई। अहम शख्सियात बशमुल वुज़रा, अरकान असेंबली, पार्लियामेंट और अरकान काउंसिल ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया, जिनमें वजीर तारक रामाराव ने शहर के शेखपेट तहसीलदार ऑफिस में, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मलकपेट के एग्रीकल्चरल ऑफिस में अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। वरंगल खम्मम नलगुंडा हल्के में रियासती वुज़रा पी अजय कुमार, एरावली दयाकर राव और दूसरों ने वोट के हक से इस्तेफादा किया। दोनों हलकों में भारी तादाद में उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के के लिए 93 उम्मीदवार और नलगुंडा वरंगल खम्मम हल्के के लिए 71 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। दोनों हलकों के लिए जंबो बैलेट तैयार किया गया था, जहां एक वोट देने के मुकम्मल अमल के लिए 5 ता 10 मिनट लग रहे थे। इन दोनों ग्रेजुएट हलकों में 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी। रियासत में तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहिया के बाद इतनी बड़ी तादाद में पहली मरतबा उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। हल्का हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर में 5,31,268 वोटर्स के लिए 799 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। इस तरह हल्के नलगुंडा वरंगल खम्मम के हदूद में 5,05,000 राय दहिंदों के लिए 731 पोलिंग मराकज कायम किए गए। 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, माजूरीन और कोरोना मरीजों को पोस्टल बैलेट के जरिए राय दही का क़ब्ल-अज़ीं इस्तेफादा किया था। दोनों हलकों में अहम सियासी जमातों TRS, BJP और कांग्रेस को आज़ाद उम्मीदवारों से सख्त मुकाबला दरपेश है। हैदराबाद ग्रेजुएट हल्के में माहिर तालीम व साबिक प्रिंसिपल अनवर खान साहब मुकाबले में थे। इस हल्के से साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की दुख्तर S वानी देवी को TRS पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि BJP से मौजूदा रुकने काउंसिल रामचंद्र राव, कांग्रेस से साबिक वजीर G चिन्ना रेड्डी और तेलुगु देशम से पार्टी के रियासती सदर L रमना मुकाबले में हैं। इसी तरह वरंगल हल्के से TRS रुकने काउंसिल P राजेश्वर रेड्डी, कांग्रेस से रामलू नायक, BJP से परमेंद्र रेड्डी मुकाबले में हैं, जबकि इस हल्के से तेलंगाना जन समिति के उम्मीदवार प्रोफेसर कोदंडराम, मशहूर सहाफ़ी तीनमार मल्लन्ना, रानी रुद्रम्मा देवी, चेरुकू सुधाकर भी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकल పోయి చెక్ చేస్తే డాక్టర్ అవును సార్ సార్ కొంచెం చూడండి సార్ ఓటు కోసం లోపల పోతాం లోపల सर सर थोड़ा सा సరిపోతుంది ఇది జెడ్
శాసనమండలి ఎన్నికల్లో నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఒక బాధ్యతగా భావించాను. అందుకే పొద్దున్నే వచ్చేసి ఇక్కడ ఎక్సైజ్ చేయడం. కానీ ఈ కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ లేకుండా చేస్తున్నారు. ఏ ఓట్లతోటైతే అధికారంలోకి వచ్చారో ఆ ఓట్ల పరిశీలన లోపల ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో కొనసాగి రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కోసం ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీ కోసం ఓటు ఇవ్వడానికి వచ్చాను. ఇప్పుడు చాలా అన్ని ఏర్పాటు చాలా బాగుంది, చాలా స్ఫూర్తి కూడా కనపడుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఓటు ఇవ్వలేదు గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కోసం. వాళ్ళతో మనవి అంటే మన ఓటు ఇవ్వడం ఒక మనది పెద్ద ధర్మం. మీ అందరూ వచ్చి ఓటు ఇవ్వాలి అట్లా నేను ప్రార్థిస్తున్నా. రంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. హైదరాబాద్ ఏరియాలో చాలా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఈ యొక్క ఎన్నికలు జరుగుతుంది. మన దగ్గర 60 లొకేషన్స్లో దాదాపు 150 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాం, 38 రూట్స్ ఉన్నాం. 1,22,774 ఓటర్స్ ఉన్నారు. గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్స్ అందరూ కూడా ఎవరెవరు ఎన్రోల్ అయినారు వాళ్ళందరూ కూడా ముందు వచ్చి ఓటు వేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ఓటేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని గెలిపించాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. పోలీస్ బందోబస్తు తరఫు నుంచి మొత్తం మనం रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने कहा है कि ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात की पोलिंग का अमल आसानी से पाए तकमील को पहुंचा। उन्होंने वरंगल रूरल जिले के दामेरा मंडल में 140 में पोलिंग स्टेशन का मायना किया। इस मौके पर वोटिंग के लिए आने वाले माजूर अफराद के वोटिंग के अमल का मायना किया। उन्होंने पोलिंग एजेंटों से भी बातचीत की और पूछा कि क्या वोटरों की शिनाख्त में कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर पोलिंग एजेंटों ने बताया कि उन्हें कोई परेशानियों का सामना नहीं है। शशांक गोयल ने मुतअद्दिद वोटर से बातचीत की। उन्होंने इंतखाबी अमले को मशवरा दिया कि वो इंतखाबात के इनेकाद में किसी किस्म की परेशानी की सूरत में अपने आला अफसरान से फौरी रब्त करें। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने कहा कि रियासत में 2 ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात बास पोलिंग स्टेशन पर बोगस वोटिंग की शिकायत मौसूल हुई और वोटर्स के नाम गायब होने की शिकायत भी मिली। उसकी तहकीकात करवाई जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव और मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने कानून साज काउंसिल के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर हल्के के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। केटीआर ने शेखपेट तहसीलदार के दफ्तर वाक़े बंजारा हिल्स और मेयर ने बंजारा हिल्स में अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। हैदराबाद के साबिक मेयर बीर राम मोहन और उनकी अहलिया ने भी अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలకు సంబంధించిన గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఈరోజు నా ఓటు షేక్పేట్ తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని వేయడానికి ముందు ఒక మహానుభావుడు ఆ మధ్యన చెప్పినట్టు ఇంట్లో బయలుదేరే ముందు గ్యాస్ సిలిండర్కు నమస్కారం పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మరి విద్యావంతులందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంచి చేయగల అభ్యర్థి, సమస్యలు పరిష్కరించగల అభ్యర్థికే నా ఓటు నేను వినియోగించుకోవడం జరిగింది. మరి తప్పకుండా గ్రాడ్యుయేట్ మిత్రులందరూ ఎవరైతే విద్యావంతులైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈ ఎన్నికల్లో తమ ఓటును ఖచ్చితంగా వినియోగించుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే పోయిన ఎన్నికల్లో ఇదే నియోజకవర్గంలో 39% పోలింగ్ మాత్రమే జరిగింది. కానీ ఈసారి తప్పకుండా ఆ పోలింగ్ శాతం పెరగాలని, విద్యావంతులు తమ ఓటును వినియోగించుకొని మిగతా వారందరికీ కూడా ఆదర్శంగా నిలబడాలని, తప్పకుండా ఈరోజు ఆదివారం అని సెలవు దినం అని చెప్పి ఇంట్లో ఉండకుండా ఓటు హక్కు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ
సాయంత్రం 4 గంటల లోపల తప్పకుండా పోలింగ్ బూత్కి రావాలని, అభివృద్ధికి పాటుపడే మంచి అభ్యర్థికి ఓటు వేయాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మళ్ళీ ఒకసారి విద్యావంతులు ఓటింగ్కి దూరంగా ఉంటారని అపప్రద ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని దూరం చేసే విధంగా ఈ ఎన్నికల్లో మీరందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున కదిలి రావాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ధన్యవాదాలు. कानून के मुताबिक हक राय दही के बाद किसको वोट दिया गया इसका इंकशाफ करना गैर दस्तूरी है, लेकिन रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने काउंसिल इंतखाबात की राय दही के दौरान अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अपने पोलिंग बूथ के नंबर और टीआरएस के उम्मीदवार वानी देवी के हक में वोट देने का इंकशाफ किया। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनका वोट वैलिड है या नहीं इसका जायजा लिया जाएगा। सर అన్న దూరం వెళ్ళి తీసుకురాదు. నేను బూత్ నంబర్ 588 ఓట్ వేసిన. మా క్యాండిడేట్ వాణిదేవి మేడంకు ఓట్ వేసిన. నేను బూత్ నంబర్ 588 ఓట్ వేసిన. మా క్యాండిడేట్ आज राय दही के मौके पर 3 माह की नौज़ायदा के साथ वोट के हक का इस्तेमाल करने के लिए जाने वाली खातून की वजीर सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने सताइश की। महबूबनगर जिले के रावली मंडल में राय दही का जायजा लेने के लिए जाने के दौरान वजीर ज़राअत का सामना गोलापल्ली इलाके की रेवली पोलिंग मरकज के करीब पर महालक्ष्मी नामी खातून से हुआ, जो अपने 3 माह के नौज़ायदा बच्चे को साथ लेकर वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए जा रही थी। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर अपनी गाड़ी को रोका और पूछा कि वो 3 माह के नौज़ायदा के साथ कहाँ जा रही है, जिस पर महालक्ष्मी ने वजीर मौसूफ को बताया कि वो वोट के हक के इस्तेफादा के लिए जा रही है, जिस पर रेड्डी ने उसके जज्बे की सताइश की और कहा कि महालक्ष्मी 3 माह के बच्चे के बावजूद अपने हक राय दही से इस्तेफादे के लिए जा रही है, वो तमाम के लिए मिसाल है। वज़ीर मौसूफ ने ग्रेजुएट से हक राय दही से इस्तेफादा के जरिए जमहूरियत के जज्बे को बरकरार रखने की दरख्वास्त की। आज की राय दही में एक और मज़ेदार बात हुई। एक ऐसी लड़की भी इन वोटर्स में शामिल थी जिसने अपने निकाह से 2 घंटे कबल पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। ज़िले महबूबनगर के मलिकापुर गांव की फिरदौस बेगम की इतवार को सुबह 10 बजे ज़िला मुस्तक़र में वाक़ई फंक्शन हॉल में शादी मुकर्रर थी। ताहम एमएलसी के इंतखाबात के आगाज़ के साथ ही दुल्हन फिरदौस बेगम ने अपने घर वालों के साथ मिलकर सुबह 8:10 पर कोयला कांडा हल्के के पोलिंग स्टेशन पर पहुंची और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इसके फ़ौरन बाद ही वो शादी के लिए फंक्शन हॉल रवाना हो गई। फिरदौस बेगम, जिन्होंने एक जिम्मेदार ग्रेजुएट की हैसियत से अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, उस पर बहुत से लोगों ने उनकी सताइश की। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासजू श्रावण ने कहा है कि रियासत में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है या नहीं, उसका खुलासा होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पोलिंग मराकिज़ पर टीआरएस के हक में वोट डालने के लिए खुलेआम मुहिम चलाई गई। श्रावण ने कहा कि दस्तूरी तौर पर हलफ लेने वाले वजीर दाखिला महमूद अली ने वोट डालने के बाद किस पोलिंग मरकज पर वोट डाला और टीआरएस की उम्मीदवार वानी देवी के हक में वोट देने का इंकशाफ किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, इसका खुलासा करें। ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అంటే 2 ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ పరిణామ క్రమాన్ని గనుక చూసినట్లయితే
అసలు చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ అనే ఒక వ్యక్తి తెలంగాణలో ఉన్నాడా లేదా నిద్రపోతున్నాడా అని చెప్పని అడుగుతా ఉన్నాం. మొత్తం ఏ బూతుల దగ్గరికి పోయినా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కండువాలు కప్పుకొని తర్వాత వాళ్ళ రంగుతో ఉన్న పార్టీ రంగుతో ఉన్న టోపీలు పెట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు పార్టీ కరపత్రాలు పంచుతూ ప్రచారం చేస్తూ పోలింగ్ బూత్ల దగ్గర ఓటర్లను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే శశాంక్ గోయల్ గారు నిద్రపోతున్నారా అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాం. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఏమైనా చంద్రశేఖరరావు గారు ఎన్నికల సంఘం అయిందా అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఒకటి. రెండవది, అసలు రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ఒక హోంశాఖకు మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి కనీస ఇంగితం లేకుండా విఘ్నత లేకుండా పరోక్షంగా ఓటర్లను మభ్యపెట్టేందుకు అన్నట్లుగా నేను పొద్దున 8 గంటలకే ఓటేసిన, పలానా బూత్లో ఓటేసిన, నేను వాణిదేవి గారికే ఓటేసిన అని చెప్పని సాక్షాత్తు మహమూద్ అలీ గారే చెప్తున్నారు అనంటే అసలు ఎంత దిగజారుడుతనంతో ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఎంత ఓటర్లను మభ్యపెట్టే ఒక దుర్మార్గమైన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. శశాంక్ గోయల్ గారికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. యు ఆర్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, custodian of the constitution, not under the control of the Chandrasekhar Rao. మీరు రాజ్యాంగం కంట్రోల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు తప్ప ముఖ్యమంత్రి కంట్రోల్లో పనిచేస్తున్న విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలని చెప్పని అటు మహమూద్ అలీ గారి ఓటుని ఏం చేస్తారు చెప్పండి. వాళ్ళ ఆయన ఓటుని ఎట్లా రద్దు చేస్తారు? ఈ రకంగా హోం మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తే ఈ రకమైన మాటలు మాట్లాడటం అనేటువంటిది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటిది. ఎన్నికల తీరు ఎట్లా ఉంది, ఎన్నికలు జరుగుతున్న తీరు ఎట్లా ఉంది అనేటువంటిది దీనికి స్పష్టమవుతుంది. నిన్న మేము చెప్పినాం 2,000 రూపాయల ఓటుకు 2,000, 5,000, 10,000 ఇట్లా పంచుతా ఉన్నారు, ఆపండి అంటే దాన్ని ఆపలేదు. మళ్ళీ ఈ రకంగా तेलंगाना जन समिति के सरबराह और वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट हलके के उम्मीदवार प्रोफेसर कोदंडराम ने उन अफवाहों की सख्ती के साथ तरदीद की जिसमें कहा जा रहा था कि वो टीआरएस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि उनके टीआरएस में शामिल होने की अफवाहें जानबूझकर फैलाई गई हैं ताकि इंतखाबात में उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। అది తప్పు, 100కి 100 రూపాయలు అబద్ధం. రాత్రికి మేము హైదరాబాద్ వరంగల్లోనే ఉన్నాం. ఇక్కడ మన రాఘవేంద్ర రెసిడెన్సీ అనే సుబేదార్లో ఎవరైనా కావాలంటే వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇట్లాంటి తప్పుడు రాజకీయంగా బలపడుతున్నాం. దాదాపు ఇవాళ తెలంగాణకు టీఆర్ఎస్ పాలనలో జరుగుతున్న ఈ తప్పిదాలను మనం ఎండగట్టడంలో విజయవంతమైన బాగా బలంగా ముందుకు దూసుకుపోతున్నాం. ఈ విజయాన్ని చూడలేక కావాలని ఈ తప్పుడు వార్తలను సృష్టిస్తున్నారు. నేరుగా ఎదుర్కోలేక ఇవి సృష్టిస్తున్నారు. వాళ్ళపై కేసు పెడతాం, వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. బాధ్యత టీవీ9, వాళ్ళు కూడా స్పష్టీకరణ ఇవ్వాలి. పదే తప్పుడు వార్తలకు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు సార్? పట్టభద్రులారా, వీటిని నమ్మకండి. ప్రత్యక్షంగా ఎదుర్కోలేక ఈ కుతంత్రాలకు పాల్పడుతున్నారు. వారెవరనేది బయట పడతామో తప్పనిసరిగా వాళ్ళ మీద తీవ్రమైన కార్యాచరణ ఉంటుందని కూడా నేను చెప్పదలిచినాం. వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు ఎవరిని. ఖచ్చితంగా అది ఎంత పెద్ద వాళ్ళైనా బయటికి లాగుతాం, వాళ్ళ మీద కేసులు. అది తప్పు, 100కి 100 రూపాయలు అబద్ధం. రాత్రికి మేము హైదరాబాద్ వరంగల్లోనే ఉన్నాం. ఇక్కడ మన రాఘవేంద్ర రెసిడెన్సీ అనే సుబేదార్లో ఎవరైనా కావాలంటే వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇట్లాంటి తప్పుడు రాజకీయంగా బలపడుతున్నాం. దాదాపు ఇవాళ तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर बंडी संजय ने कहा है कि रियासत में जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते की रात से वोटर्स को रागिब करने के लिए रुकुमात तकसीम की गई। एक वोट के लिए 10-10 हज़ार रुपये तक दिए गए और मुलाजिमीन को खौफजदा किया गया। उन्होंने कहा कि कितनी रकम जब्त की गई है इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की निगरानी में रकम तकसीम हुई है। उन्होंने कहा कि महबूबाबाद में बीजेपी उम्मीदवार परमिंदर रेड्डी पर हमला किया गया जिसकी बीजेपी शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की निगरानी में हमला हुआ, पुलिस गैर जानिबदारी रोल अदा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने शिकस्त के खौफ से बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया, इस पर इलेक्शन कमीशन फौरन कार्रवाई करे। Yes,
मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी ने अभी अपना खेल शुरू ही नहीं किया। जब खेल शुरू होगा तब टीआरएस कायदीन का दिमाग घूम जाएगा। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भैंसा में मुसलसिल हमला करते हुए गरीब आवाम की जायदादों को नजर आतिश किया गया तो मरकजी वजारत दाखिला खामोश नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द चीफ सेक्रेटरीज और गवर्नर से रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मजलिस जहां जहां मजबूत है इस तरह फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। पुराना शहर हो या निर्मल मजलिस को हुक्मरान जमात का मुकम्मल ताउन हासिल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला के फर्जंद केटीआर शैडो चीफ मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि दीगर रियासतों के मसाइल पर बात करने वाले केटीआर भैंसा के वाक़यात पर खामोश क्यों हैं। ఈ 6 నెలల్లో 2 సార్లు ఈ రకమైనటువంటి సంఘటనలు జరగడము, అది గ్రామాలకు కూడా ఈ సంఘటనలు ప్రాకడము, ఇదే నేపథ్యంలో ఒక 4 సంవత్సరాల అమ్మాయిని ఒక యువకుడు మానభంగం చేస్తే 4 రోజుల పాటు దాని మీద కేసు పెట్టకుండా ప్రభుత్వము తొక్కిపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది. చివరకు మా పార్టీ తరఫున ఆ కుటుంబ సభ్యులను హైదరాబాద్లో తీసుకొచ్చి గాంధీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేశాం. ఈ రకమైనటువంటి పరిపాలన టిఆర్ఎస్ రాజ్యంలో కొనసాగుతా ఉంది. మహిళల మీద కానీ పసిపిల్లల మీద కానీ అత్యాచారాలు జరిగినప్పుడు ఎక్కడ జరిగింది ఆలోచన చేయకుండా పోలీసుల దృష్టికి ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చినా కేసు పెట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత పోలీసు అధికారుల మీద ఉన్నప్పటికీ మజ్లిస్ పార్టీ నాయకులకు భయపడి ఆ అమ్మ పసిపాప మీద జరిగినటువంటి అత్యాచారం విషయంలో కూడా కేసు పెట్టకుండా వెనుకడుగు వేయడం జరిగింది. పోలీసులు నేరస్తుల మీద చర్యలు తీసుకోకుండా रियासती असेंबली के बजट इजलास का पीर के दिन से आगाज होगा। पीर के रोज सुबह 11 बजे रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन का खिताब होगा। इसके बाद असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में होगा, जिसमें असेंबली में एजेंडे को खतियत दी जाएगी। 16 मार्च को नागार्जुना सागर की आंजहानी रुकन असेंबली नैनी नरसिम्लू को ताज़ियत पेश की जाएगी। 17 मार्च को गवर्नर खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस होंगे। 18 मार्च को वजीर फाइनेंस हरीश राव सुबह 11:30 पर साल 2021-22 का बजट पेश करेंगे। गुज़िश्ता साल का बजट 1,82,000 करोड़ का था। कोविड-19 की वजह से हुकूमत को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ओहदेदारों के मुताबिक इस बार बजट में कमी की जा सकती है। ताहम हाल ही में वजीर आला चंद्रशेखर राव के बयान को देखें तो बजट में शायद कोई कमी नहीं होगी। इस बार बजट डिजिटल तरीके से पेश करने के कवी इम्कानात हैं। जराये के मुताबिक बजट इजलास 27 मार्च तक चलने का इम्कान है। खतई फैसला बीएससी के इजलास में किया जाएगा। अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी खरीदारी मराकज, वकला जोड़े का कत्ल, सरकारी मुलाजिमत, बेरोजगारी भत्ता, डबल बेडरूम, रियासती खर्च जैसे मौजूआत पर हुकूमत को घेरने के लिए कमर बस्ता हो रही हैं। दूसरी जानिब हुकूमत भी उनके जवाबात देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। असेंबली इजलास के दौरान काउंसिल के नताइज से गर्मा गर्म मबाहिस के कवी इम्कानात हैं। असेंबली इजलास के दौरान कोविड-19 के कवायद पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी। पुलिस के वसीतर इंतजामात भी किए गए हैं।
रियासती काबीना का इजलास 18 मार्च को बजट पेश करने से कबल मुनक्किद हो गया, जिसमें साल 2021-22 के बजट को मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत के दीगर बिल्स के अलावा मुलाजिमीन के पीआरसी और सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे का फैसला लिया जाएगा। इम्कान है कि 17 मार्च की शाम भी ये इजलास मुनक्किद हो सकता है, लेकिन काउंसिल के नताइज के पेश नज़र इसके इम्कानात कम हैं। दूसरी तरफ टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास को लेकर भी मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जारी हैं। उमूमन असम्बली इजलास से पहले ये इजलास मुनक्किद किया जाता था, लेकिन इस बार ये इजलास तलब नहीं किया गया है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने शहर में बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार किया है। समीर वलीउल्लाह ने एक सहाफती बयान में कहा कि हैदराबाद मुल्क का मर्डर कैपिटल बनता जा रहा है, जहां मुजरिमीन पुलिस या कानून से बिना डरे सरेआम कत्ल की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में 6 से ज़ायद अफराद का बेरहमाना तौर पर कत्ल हुआ। पुलिस इन कातिलों को राउडी शीटर्स का कत्ल या फिर गैंग वॉर का नतीजा कहकर खामोश हो रही है। इन कत्लों का मकसद पुरानी खुसूमत, अराजी या माली तनाज़ात या फिर गैंग राइवलरी रही है, लेकिन जिस बेदर्दी से खुलेआम ये कत्ल हुए हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि कातिलों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग का दावा तो कर रही है, लेकिन वो अपनी पुलिसिंग की असल ड्यूटी शायद नहीं कर रही है। पुलिस की नाअहली की वजह से ही हैदराबाद आज माफिया गैंग्स के शिकंजे में फंसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद टॉप 20 मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज़ की फेरिस्त में दुनिया में 16वें नंबर पर आ गया है। लेकिन अफसोस कि पुलिस उन सीसीटीवी कैमरेस का फुटेज ट्रैफिक चालाना जारी करने के लिए कर रही है, लेकिन मुजरिमों की सरगर्मियों पर उन सीसीटीवी कैमरों से नज़र नहीं रखी जा रही है। कांग्रेस कायद ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर दाखिला महमूद अली रियासत की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें अपने ओहदे से फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। साथ ही हैदराबाद पुलिस फौरी इक़दाम करते हुए शहर को आम लोगों के लिए महफूज बनाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 12 करोड़ के पार हो गया, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 26,61,397 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,13,59,48 हो गया, जबकि 1,58,607 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 3,01,161 हो चुकी है। 1653 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 228 नए केसेस दर्ज हुए हैं और एक मरीज की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 1993 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। रियासत में कोविड टीका देने का अमल जारी है। हफ्ते के दिन तक रियासत में 5,07,558 वैक्सीन दिए जा चुके हैं। हफ्ते के दिन 22,087 अफराद को टीके दिए गए। फ्रंटलाइन वॉरियर के अलावा 1 मार्च से 60 साल मुकम्मिल होने वाले मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर 45 साल वालों को टीके देने का अमल शुरू किया गया था। 5 लाख के बशमूल 2,19,222 टीके दूसरे डोज लेने वाले हैं। रियासत में जुमला 396 सरकारी कोविड वैक्सीन सेंटर्स और 191 खानगी टीका सेंटर्स में टीका देने का अमल जारी है। आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बल्दिया के इंतखाबात में एक नई तारीख रकम की है। बल्दी इंतखाबात में वाईएसआरसीपी ने रियासत की सभी 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर शानदार जीत हासिल कर ली। साथ ही 75 में से 74 म्यूनसिपैलिटीज पर भी वाईएसआरसीपी ने कब्जा कर लिया। वाईएसआरसीपी की लहर के आगे रियासत के सभी 13 जिलों में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी नहीं टिक सकी। वाईएसआरसीपी ने विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, गुंटूर, विजयनगरम, ओंगोल, चित्तौड़, तिरुपति, कर्नूल, वैएसआर कड़पा और अनंतपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर जीत हासिल की। ऐसे ही रियासत के 75 में से 74 बल्दियात में वाईएसआरसीपी का परचम बुलंद रहा। अनंतपुर, धर्मावरम में टीडीपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि रायदुर्ग में टीडीपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आइंदा इंतखाबात में बीजेपी इख्तिदार में आने का खौफ देख रही है, लेकिन उस बीजेपी को ज़्यादातर कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ में वो खाता तक नहीं खुला और दीगर मकामात पर उसने सिर्फ 1 या 2 सीटों पर जीत हासिल की।
माह शाबान का चांद नजर आ गया है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी हैदराबाद ने ऐलान किया है कि 14 मार्च 29 रजब को शाबानुल मुअज्जम का चांद नजर आ गया, इसलिए पीर 15 मार्च को यकुम शाबान होगी। शब बारात 28 मार्च इतवार को होगी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।